अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंटेशन का हिप जॉइंट। ठीक है, हिप जॉइंट में हम उसकी फंक्शनल एनाटमी पढ़ेंगे, कॉमन पैथोलॉजीज वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास मोस्ट कॉमन है। पहले हम एनाटमी की तरफ आते हैं। फंक्शनल एनाटमी हम देखते हैं। हिप जॉइंट हमारे पास फॉर्म कैसे होता है, हेड ऑफ फीमर एंड एसिटेबुलम ऑफ हिप बोन, उसमें उससे फॉर्म हो रहा होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारे पास एसिटेबुलम है, इसके ऊपर हमारे पास इलियम है, इसके ये नीचे वाली साइड हमारे पास जो है वो प्यूबिस बन रही है और इसकी पोस्टीरियरली हमारे पास ईशियम आ रही है। ठीक है, तो एसीटेबुलम के अंदर आके फीमर का हेड अटैच होता है। अब इस जिससे हमने ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट के बारे में बात की थी, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट पे ग्लिनॉइड लेब्रम होता है जो कि ह्यूमरल हेड को इनक्लोज कर रहा होता है। ठीक है, इस तरह यहाँ पर हमारे पास एसीटेबुलर लेब्रम होता है जो कि फीमोरल हेड को इनक्लोज कर रहा होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, इसी तरह इसके अंदर मूवमेंट भी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, सारे प्लेन में मूवमेंट हो रही है। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो यहाँ पर हेड ऑफ फीमर में हमारे पास यहाँ पे एक छोटा सा होल होता है, ट्यूबरोसिटी टाइप, वहां उसको हम बोलते हैं फोविया। ठीक है, फोविया के ऊपर जो अटैच हो रहा होता है उसे एक लिगामेंट अटैच हो रहा होता है। ठीक है, लिगामेंट ट्रांसवर्सम और टीरीज। तो ये लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर हम इन्हें बोलते हैं इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट। ये उसको मजीद प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अदर देन एसीटेबुलर लेब्रम। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कैप्सूल होता है जो कि एसीटेबुलम को और नेक ऑफ फीमर टिल नेक ऑफ फीमर तक आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको ज्यादा स्टेबल करने के लिए जो है वो हमारे पास एक कैप्सूल भी होता है, साइनोवियम कैविटी होती है। ठीक है, देन हम मूवमेंट्स की बात करते हैं तो हमने बात की कि 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इसका, यानी कि सब प्लेन में मूवमेंट होगी। तो फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, एबडक्शन, एडडक्शन, सब मूवमेंट्स यहाँ हो रही हैं। ठीक है, देन हम देख रहे हैं कि हमें स्टेबिलिटी कैसे मिलती है हिप जॉइंट में। एक तो एसिटेबुलर लेब्रम है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे भी हमने बात की कि वो एक रिम बना रहा है फाइब्रोकार्टिलेजिनस, तो वो उसको सिक्योर कर रहा है। ठीक है, दूसरा लिगामेंट्स है, लिगामेंट्स भी उसको सिक्योर कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है वो भी, जो इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट है वो भी। एसिटेबुलम हमारे पास हमने बात की थी फॉर्म कैसे हो रही है, सुपीरियरली उसकी इलियम आ रहा है, पोस्टीरो इन्फीरियरली यानी कि पोस्टीरियर साइड पे, और लेकिन इन्फीरियरली ठीक है ईशियम बोन आ रही है। अब ईशियम बोन वो होती है जिसे हम सिट बोन बोलते हैं, हम बैठते हैं तो वो हमारी ईशियम बोन होती है जो इन कॉन्टेक्ट विद सरफेस आ रही है। ठीक है, एंटीरो इन्फीरियरली हमारे पास प्यूबिस आ रही है। देन हम बात की थी एसिटेबुलर लेब्रम की, कोई एक वो रिम है जिस तरह ग्लिनॉइड लेब्रम था, इस तरह ये रिम है और ये इनक्लोज कर रहा है मोर देन हाफ ऑफ अ स्फीयर को, जो कि स्फीयर किसको हम कह रहे हैं, फीमोरल हेड को। ठीक है, उसको ये इनकेप्सुलेट कर रहा है ताकि यहाँ पर स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो, जॉइंट डिसलोकेट ना हो। हेड ऑफ फीमर कंस्टिट्यूट्स अबाउट 2/3 ऑफ अ स्फीयर। तो ये जो एसिटेबुलम है ना, उसके अंदर 2/3 ऑफ अ स्फीयर के अंदर वो फीमर का हेड आ रहा है। ठीक है, हमने ये बात की थी कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट हमारे पास अनस्टेबल जॉइंट है क्योंकि वहां पर ह्यूमरल हेड बड़ा है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ये है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है, तो ये जॉइंट हमारे पास ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, देन ग्लिनोह्यूमरल। फोबिया की हमने बात की थी, वहां पर इंट्राकैप्सुलर लिगामेंट होता है, लिगामेंट ट्रांसवर्सम। ठीक है, देन हम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की बात करते हैं। एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या होता है कि हमारे पास जो नेक ऑफ फीमर है उसमें और शेफ्ट ऑफ फीमर में एक एंगल बन रहा होता है। ठीक है, उससे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। ये नॉर्मली आइडियली हमारे पास 125 डिग्रीज होता है अडल्ट में, और यंग चिल्ड्रन में ये 150 तक का होता है, नियर 150। ठीक है, और रेंज की अगर हम बात करें तो अडल्ट में ये 120 टू 135 डिग्रीज तक का होगा, और आइडियल जो होता है वो 125 डिग्रीज होता है। अब इसमें कॉक्सा वेरा और कॉक्सा वेल का दो एबनॉर्मल कंडीशंस आ गई। नॉर्मल की हमने बात की 120 टू 135 डिग्रीज है, तो एबनॉर्मल में अगर लेस देन 120 डिग्रीज हो गया तो वो कॉक्सा वेरा है, यानी कि आपके जो शेफ्ट ऑफ फीमर है वो बाहर की तरफ है। ठीक है, डिक्रीज हो रहा है एंगल। कॉक्सा वेल्गा में क्या होता है कि 135 डिग्री से इंक्रीज हो जाता है एंगल। यहाँ पर एंगल बढ़ रहा है तो इसका मतलब है जो शेफ्ट है वो वेल्गस पोजीशन में आ रही है, इनसाइड आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास कॉक्सा वेल्गा है और ये हमारे पास कॉक्सा वेरा है। यहाँ पर एंगल डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर एंगल बढ़ गया है। ठीक है, देन हम एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन और टॉर्जन की बात करते हैं। ये होता है बिटवीन नेक ऑफ फीमर एंड फीमोरल कॉन्डाइल्स। अब ये नेक ऑफ फीमर थी, इसी तरह जो मीडियल एंड लेटरल नीचे इसके कॉन्डाइल होते हैं ये उस उधर इनके बीच में होता है ये एंगल। ठीक है, ये हम ट्रांसवर्स प्लेन में देख रहे होते हैं। नॉर्मली ये 12 टू 15 डिग्रीज का होता है, तो अगर ये इसमें एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए तो वो एंटी टॉर्जन या रेट्रो टॉर्जन होगी। एंटी टॉर्जन में क्या है कि 15 डिग्री से एंगल एक्सीड कर रहा है, यहाँ पर मीडियल ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, और रेट्रो टॉर्जन में क्या है कि 12 डिग्री से कम हो रहा है एंगल, तो वहां पर लेटरल ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है,
अब इसको ना समटाइम्स एंटी टॉर्जन रेट्रोटॉर्जन को ना एंटी वर्जन और रेट्रो वर्जन से सिनोनिमसली भी बोला जाता है, नहीं बोल सकते हम क्योंकि ये दो सेपरेट चीजें हैं, ठीक है। मिस्टेकनली बोल रहे होते हैं कि एंटी वर्जन एंटी टॉर्जन की वजह से हमारे पास एंटी वर्जन आ रहा होता है, या एंटी वर्जन की वजह से हमारे पास एंटी टॉर्जन आ रहा होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों सेम चीजें नहीं है। एंटी टॉर्जन की हमने बात की कि हमारे पास एंगल इंक्रीज हो रहा है, जबकि एंटी वर्जन पोजिशनल चेंज है, ठीक है। या तो एसीटैबुलम के अंदर चेंज आ रहा है या हेड एंड नेक ऑफ फीमर के अंदर चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से जो शेफ्ट है ना वो एंटीरियरली मूव कर रही है, ठीक है। तो फ्रंटल प्लेन से अगर हम देखेंगे तो वो एंटीरियरली मूव करिए, अब जो एंटीरियरली मूव करिए वो मीडियली मूव करेगी। तो अगर हम रेट्रो वर्जन की बात करें तो वहां हमारे पास थोड़ी सी पोस्टीरियरली और लेटरली मूव करेगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि वो मीडियली मूव कर रही है तो उसको हम एंटी टॉर्जन से कंफ्यूज कर देते हैं, और रेट्रो वर्जन में वो थोड़ा सा लेटरली मूव करेगी तो उसे हम लेटरल ट्विस्ट दैट इज रेट्रो वर्जन से कंफ्यूज कर देते हैं। अब एंटी टॉर्जन हमारे पास सिर्फ मीडियल ट्विस्टिंग थी शेफ्ट की, ठीक है, डिस्टल और प्रॉक्सिमल, मतलब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ शेफ्ट जो है वो ट्विस्ट करी है मीडियल साइड पे। अब वो पेशेंट जिसकी एंटी वर्टेड हिप होती है ना, वो उसकी एक्सटर्नल रोटेशन वो नहीं कर सकता है, उसकी इंटरनल रोटेशन में होता है, ठीक है। और जो रेट्रोवर्टेड जिसकी हिप है, ठीक है, तो वो इंटरनल रोटेशन नहीं कर पाएगा, उसकी एक्सटर्नल रोटेशन में हिप है। अब एंटीवर्टेड हिप वाला जो पेशेंट आता है ना, उसमें एक कंफ्यूजिंग चीज है कि यहाँ पर टो इन गेट होती है। हमें पता है कि हमारे पास फीमर के केस में जो हिप ज्वाइंट होता है उसके केस में जो इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है, ठीक है। और रेट्रो वर्जन के केस में टो आउट गेट होगी, जब आप चलेंगे तो आपके टोज आउट होंगे, ठीक है। देन हमारे पास ट्रेबिक्यूलाए होते हैं, ट्रेबिक्यूलर पैटर्न्स होते हैं फीमर के अंदर, जहां जो हम ना जितना भी बॉडी का वेट आ रहा है, ये वेट बेरिंग ज्वाइंट है ना, तो हिप एंड नी ज्वाइंट, ठीक है। अब यहाँ पर बॉडी का सारा वेट आना है, सारी मूवमेंट्स वगैरह यहाँ हो रही हैं, ठीक है, मेजर मूवमेंट्स। तो इसने आप सारे स्ट्रेसेस को बियर करना है, तो उन नॉर्मल स्ट्रेसेस को ये बियर करने के लिए अपना एक पैटर्न बनाता है, ट्रेबिक्यूलर पैटर्न, ठीक है, जो कि सारी फोर्स को काउंटर एक्ट कर रहा होता है उसको, ठीक है। आर्क्यूएट बंडल होता है हमारे पास एक ट्रेबिकुलर पैटर्न ये होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये बेंडिंग मूवमेंट को रेजिस्ट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हेड एंड नेक में और फीमर में जो शियर फोर्सेस आ रही हैं, ठीक है, ट्विस्टिंग फोर्सेस, ये उनको रेजिस्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे पास ट्रेबिकुलर सिस्टम एक और होता है, उसका नेम नहीं होता, बट वो मीडियल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, और बेस ऑफ द नेक पे जा रहा होता है ये, ठीक है। मीडियल कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर बेस ऑफ द नेक पे जा रहा है। ये जो ट्रेबिक्यूलाए होते हैं ये टेंसाइल फोर्सेस को रेजिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ये बंडल्स वगैरह ना हो तो फोर्सेस आ रही हैं, सस्टेन्ड स्ट्रेसेस की वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। देन हमारे पास हमने दूसरी चीज स्टेबिलिटी में बात की थी, लिगामेंट्स, इंट्रा कैप्सुलर लिगामेंट और एक्स्ट्रा कैप्सुलर। इंट्रा कैप्सुलर में हमने फोबिया पे लिगामेंट की अटैचमेंट की बात की, अब हम एक्स्ट्रा कैप्सुलर पे आ जाते हैं। एक्स्ट्रा कैप्सुलर में हमारे पास एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें हैं। एंटीरियरली हमारे पास इलियोफिमोरल लिगामेंट है जो कि इलियम जो है पोस्टीरियर इंफीरियरली आ रहा था बेसिकली, और नेक ऑफ फीमर के ऊपर इसकी अटैचमेंट हो रही है, ठीक है। तो ये इलियोफिमोरल लिगामेंट हो गया, ये वाई शेप्ड है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है। हम देख रहे हैं कि ये इसको किस तरह इनकेप्सुलेट करे ताकि डिसेबिलिटी सॉरी डिसलोकेशन से इसे प्रिवेंट कर सके, ठीक है। देन हमारे पास है प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। प्यूबोफिमोरल लिगामेंट भी इसी तरह प्यूबिस और फीमर के बीच में है, एंड पोस्टीरियरली हमारे पास इशियोफिमोरल लिगामेंट आ जाता है जो कि इशियम और फीमर के बीच में है। ये वीकेस्ट लिगामेंट ऑफ ऑल होता है। देन इलियोफिमोरल लिगामेंट हम देख रहे हैं वाई शेप्ड है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है, और ये हाइपर एक्सटेंशन को प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। अगर ओवर एक्सटेंशन पोजीशन में चला जाएगा तो फिर हमारे पास लिगामेंट टियर हो जाएगा। ये फिमोरल हेड को ना टाइटली इसी टेबुलम के अंदर सिक्योर करा है। ये हमने देखा कि ये इसने इसको दो जगह इसकी अटैचमेंट है, ये काफी बेहतर तरीके से उसको सिक्योर करा है। प्यूबोफिमोरल लिगामेंट आ गया, ये एबडक्शन और जो है ना एक्सेसिव एबडक्शन को और ड्यूरिंग एक्सटेंशन एंड एबडक्शन मूवमेंट्स ये प्रिवेंट कर रहा होता है। और इसके अलावा ये सब लिगामेंट्स जो है ये टॉट हो जाते हैं जब ये अपनी स्पेसिफिक चीज को मूवमेंट को प्रिवेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हाइपर एक्सटेंशन हो गया, हाइपर एबडक्शन हो गया, इसमें ये टॉट हो जाते हैं, बिल्कुल टाइटन हो जाते हैं ताकि मजीद इससे ज्यादा पीछे ना जा सके बोन, या ज्वाइंट में इससे ज्यादा मूवमेंट ना हो और डिसलोकेट ना हो, ठीक है। ये टीयर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली डिसलोकेट हो जाएगा। इशियोफिमोरल लिगामेंट है, इशियोफिमोरल लिगामेंट जो है वो वीकेस्ट ऑफ ऑल थ्री कैप्सुलर लिगामेंट्स होता है, ठीक है। अगर हमारे पास लिगामेंट्स का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो इंस्टेबिलिटी और डिसेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, सॉरी डिसलोकेशन, सॉरी बर्सा
बर्सा हमारे पास यहाँ पर ट्रोकेंटेरिक बर्सा है, इलियोसोस बर्सा है, ग्लूटियस मीडियस बर्सा है एंड इशियोग्लूटियल बर्सा है। इसके अलावा यहाँ पर इलियोपेक्टिनियल बर्सा होता है। जो मोस्ट कॉमन बर्साइटस हमारे पास हो रहा होता है हिप जॉइंट में, वो ट्रोकेंटेरिक बर्साइटस हो रहा होता है। देन ब्लड एंड नर्व सप्लाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई हमें मीडियल और लेटरल सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी से मिल रही है, ठीक है। एंड नर्व सप्लाई जो है हमें वो फीमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस से मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास जो सेगमेंट्स होते हैं वो हमारे पास आते हैं L2 और S1, लंबोसेक्रल प्लेक्सस के ये आ रहे हैं सेगमेंट्स, ठीक है। अब यानी कि अगर इन सेगमेंट्स में से किसी का भी पेन होगा तो वो आपको हिप में फील होगा। हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो हिप जॉइंट का पेन होता है ना, वो L3 सेगमेंट से आ रहा होता है, ठीक है। मेनली ये होता है कि जब पेशेंट आ रहा है तो वो L3 सेगमेंट से हमें, हम उसको कह रहे हैं कि पेन आ रहा है। अब अगर हिप जॉइंट की डिजीज का पेशेंट आता है तो हम उसको जो सबसे पहले पेन फील होगा वो मिड इंग्वाइनल रीजन में होगा। जैसे जैसे उसके ये डिजीज प्रोसेस प्रोग्रेस करेगा ना, तो उसका पेन इंटेंसिफाई कर जाएगा, ज्यादा उसको पेन होगा, ठीक है। तो वो एंटीरियर थाई में आ जाएगा एंड नी में आ जाएगा, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जो ट्रोकेंटेरिक रीजन का पेन होता है, बिकॉज हमें पता है कि लेटरल साइड पर हमारे पास ट्रोकेंटर्स आ रहे होते हैं, तो वो हमें लेटरल थाई में फील हो रहा होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी पेन हमें लेटरल थाई में फील होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है, लेकिन मोस्ट कॉमनली परसीव ये किया जाता है कि वो ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है। अगर बटॉक का पेन जो है वो स्प्रेड कर रहा है लेटरल और पोस्टीरियर थाई में, तो हम कह सकते हैं कि वो लोअर स्पाइनल ओरिजिन का पेन है, बिकॉज हमने बात की कि L2 to S1 तक इन स्पाइनल सेगमेंट से पेन आ रहा होता है हमारे पास। हिप में जो है ना, एक्यूट ट्रॉमेटिक ओरिजिन के डिसऑर्डर्स बहुत कम होते हैं, मतलब कि ट्रॉमा हो गया तो वो बहुत कम केसेस में इस तरह होगा कि हिप में इस तरह के आ रहे हैं, क्योंकि ये वेट बेयरिंग ज्वाइंट है, तो यहाँ पर डीजनरेटिव ज्वाइंट डिजीज ज्यादा होगी, ठीक है। जिस तरह के ओस्टियोआर्थराइटिस है और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस है उसके। सबसे ज्यादा जो हमारे पास कॉमन चीज है वो यहाँ पर ओस्टियोआर्थराइटिस है। लो बैक डिसऑर्डर्स जो है ना, अगर उनके वजह से कोई पेन आ रहा है हिप में, या हिप की वजह से कोई पेन आ रहा है लो बैक में, तो हम मतलब ज्यादातर जो हिप में पेन आ रहा होता है हम यही कह रहे होते हैं कि ये लो बैक डिसऑर्डर का पेन है, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ पेन रेडिएट कर रहा होता है ऊपर नीचे, अगर हिप का है तो लो बैक में जाएगा, लो बैक का है तो हिप में आएगा, बिकॉज इनके सेगमेंटल रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, सेगमेंट वाइज। देन हमने फिजिकली एग्जामिन किस तरह करना है हिप को। हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे, कोई भी पेशेंट आ गया किसी भी डिसऑर्डर से, हम उसको ऑब्जर्व करें, हम उसका गेट पैटर्न देख रहे हैं, ठीक है। एंटाल्जिक गेट तो नहीं है, वो अपने मूवमेंट पैटर्न चेंज तो नहीं कर रहा है पेन की वजह से, ठीक है। देन फ्रेंडल एंड बर्ग गेट वगैरह चेक करेंगे, पेल्विक ड्रॉप और ये सब चीजें। जनरल बॉडी बिल्ड उसकी चेक करेंगे, ओबीस पेशेंट है तो उसके ऊपर स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है, ठीक है। पोस्चर उसका चेक कर रहे हैं, लॉर्डोसिस इंक्रीज तो नहीं हुआ हुआ। एडीएल्स देख रहे हैं। अब एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ हम उसकी ऐसे नहीं देख सकते, हाँ नॉर्मली हमारे सामने पेशेंट बैठा है तो वो जिस पैटर्न में बैठा है, जिस तरह वो चल कर आया, ये चीजें हम उसकी देखेंगे। अदरवाइज जो है ना, हम उससे उसकी जितनी भी एक्टिविटीज ऑफ डेली लाइफ है वो हम सिमुलेटेड फॉर्म में करवा सकते हैं, ठीक है। आप स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आप किस तरह चढ़ते हैं, आप चढ़ के दिखाएं, पेन होता है, अच्छा ठीक है, इस तरह की बात, ठीक है। देन हमने उसका बैलेंस चेक करना है, हम बैलेंस रीच टेस्ट वगैरह से चेक करेंगे। लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि एक लेग लंबी है और एक लेग छोटी है, उसके भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ठीक है। देन हम इंस्पेक्शन करें तो उसमें हम बोनी अलाइनमेंट चेक करेंगे कि बोन्स ठीक है, पटेला चेक कर रहे हैं, मतलब जनरल बोनी अलाइनमेंट, फीमर चेक कर ली, ठीक है। देन स्किन एंड नेल्स चेक कर रहे हैं, जो कि कॉमन है हर किसी भी जगह के। अब लेग का प्रॉब्लम है तो हम फीट के भी चेक करेंगे। मसल बल्क और मसल कंटोर हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं। इसी तरह फिजिकल असेसमेंट में फिर हम आ जाते हैं तो रेंज ऑफ मोशन वगैरह चेक करेंगे, क्वालिटी ऑफ मूवमेंट कैसी है, फ्लिकरिंग मूवमेंट तो नहीं है, या मूवमेंट करते ही थक तो नहीं जाता। रेजिस्टेंस हम देंगे थ्रू आरओएम और एंड आरओएम में। अगर डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज का पेशेंट है तो वो तो रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करते ना, उनको पेन होता है, ठीक है। पीआरओएम में हम रेजिस्टिव आरओएम करवाएंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट, कुछ कॉमन टेस्ट हमारे पास एसएलआर होगी, इसकी डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, फिर आपको उनसे उनसे पता चल जाता है कि हिप का पेन है या कहाँ का पेन है, ठीक है। देन पिरिफॉर्मिस टेस्ट है, वो उससे हम पिरिफॉर्मिस मसल के लिए करते हैं। देन ओबर्स टेस्ट आ गया, ठीक है। अब हम कॉमन पैथोलॉजीज पे आ जाते हैं। सबसे कॉमन हमारे पास होता है डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज, जो कि ओस्टियोआर्थराइटिस है। अब जो डीजेडी के साथ पेशेंट आता है ना, वो ऑलरेडी डिसेबल कुछ हद तक डिसेबिलिटी की तरफ आ चुका होता है पेन की वजह से। मतलब अब वो स्टेयर्स असेंड नहीं कर सकता कि उसे पेन होता है, ठीक है। स्टेयर्स डिसेंड नहीं कर सकता, ज्यादा देर वॉक नहीं कर सकता, उसे पेन होता है, तो वो आधी से ज्यादा अपनी चीजें वैसे ही छोड़ के बैठा हुआ होगा।
और इसके अलावा हमारे पास जो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस या प्राइमरी डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है ना, उसको हम सेकेंडरी से यहाँ पे डिस्टिंग्विश किस तरह करें, जैसे हर जॉइंट के केस में हम कर रहे थे, ठीक है, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करके। अब हमारे पास हमें पता है कि प्राइमरी अगर है तो वो एजिंग की वजह से हो जाती है, ठीक है, उसकी अननोन कॉज होती है, इडियोपैथिक है। सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है ना, वो हम कब कह रहे हैं कि जब हमारे पास कोई मैकेनिकल डिसऑर्डर हुआ था या कोई डिजीज या कोई डैमेज हुआ था जिसके बाद अब ये हो रहा है, ठीक है, तो वो सेकेंडरी आ गया उसमें। एसिम्टोमेटिक चेंजेस होंगे हमारे पास इनिशियली, बिकॉज ये क्रोनिक नेचर की डिजीज है ना, बहुत टाइम से चल ही रहा है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके तो फ्यूजन आ रही है, नैरोइंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पेन इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं होगा, एक्टिविटी के बाद होगा या ज्यादा देर वॉक करने के बाद होगा, मे बी मॉर्निंग स्टिफनेस फील हो, ठीक है, मॉर्निंग पेन होगा, लेकिन जब आप 30 मिनट से पहले पहले रिजॉल्व हो जाएगा वो पेन। नॉर्मल एजिंग का पार्ट है हमारे पास ये सारे चेंजेस। आर्टिकुलर कार्टिलेज नॉर्मली डेली वॉक करते हैं, तो जब इतना टाइम हो जाता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं, एजिंग हो रही है, तो आर्टिकुलर कार्टिलेज भी डीजनरेट हो रहा है, ठीक है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है ये। अब इसके अलावा इंटरमिटेंट कंप्रेशन आ ही रही होती है, ठीक है। So the areas of cartilage not undergoing frequent intermittent compression do not undergo the absorption and squeezing out of synovial fluid necessary for adequate nutrition. अब जिस जगह हमारे पास कंप्रेशन नहीं आ रही है वहां पर हमारे पास जो है वो डिजेनरेशन भी नहीं होगी, लेकिन डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज है तो यहाँ पर हमारे पास ये चीजें कॉमन होती हैं। इसके अलावा हम इसको मैनेज किस तरह कर सकते हैं, हमने बेसिक मैनेजमेंट हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन डिजेनरेटिव को हम कर सकते हैं कि हम आरओएम मेंटेन करवाएं, ठीक है, ये ना हो कि टोटल लैक ऑफ आरओएम हो जाए। इसके अलावा हम एनसिड्स वगैरह देते हैं, फिजिकल एजेंट्स देते हैं कि पेन एटलीस्ट रिड्यूस हो जाए व्हेन द पेशेंट इज वर्किंग, ठीक है। देन हमारे पास सेकंड चीज आती है कैप्सुलर स्ट्रेन। कैप्सूल की हमने बात की थी कि जो नेक ऑफ फीमर तक इनक्लोज कर रहा है जॉइंट को, ठीक है। कैप्सुलर स्ट्रेन के साथ क्या होता है कि हमारे पास ये ना किसी भी ट्विस्टिंग इंजरी की वजह से हो सकता है, कोई ट्विस्टिंग इंजरी होगी, इसका मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इसी तरह का होता है कि एथलीट्स में हो रहा है या इस तरह, ये हमारे पास डीजेनरेटिव नहीं होता, ठीक है। इंसीडियसली हो रही है या माइनर ट्विस्टिंग ऑफ मोशन हो रहा है ड्यूरिंग वेट बेयरिंग, एथलीट्स में ये बहुत कॉमन होता है। और एक्यूट सिम्टम्स खुद ही से रिजॉल्व हो जाते हैं, अगर पूरा कंप्लीटली स्ट्रेन नहीं हुआ तो फिर ये खुद ही रिजॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, किसी इंटरवेंशन के बगैर भी, आप जस्ट रेस्ट दे रहे हैं 3 to 4 वीक्स। लेकिन अगर कैप्सूलर टाइटनेस आ गई है ना उसके बाद, क्योंकि अब आपने उसको नहीं उस आपने मूवमेंट नहीं परफॉर्म की थी, स्ट्रेन था, आप उसको हील होने का टाइम दे रहे थे, तो आपने मूवमेंट नहीं परफॉर्म की, वहां पर टाइटनेस आ गई है, तो फिर अगर इन फ्यूचर क्या होगा कि आप उसमें नहीं आप प्रॉपर इंटरवेंशन ले रहे, तो आपको ओस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है, और भी हिप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप वैसे आप वॉक करें आपको पेन होगा, क्योंकि आपकी अब जो है ना एक दफा एक किस्म की हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी लॉस होगी, अब टाइटनेस आ गई है। देन ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है। ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस जो है वो उसमें हमने बात की थी कि हमारे पास लेटरल हिप पेन होता है, ठीक है। और ये हमारे पास लेटरल हिप पेन जो है ना वो सैक्रोइलियक जॉइंट का भी हो सकता है, एसआई जॉइंट से भी यहाँ पर पेन आ रहा है, ठीक है, डीप एक्सटर्नल रोटेटर ऑफ हिप का भी पेन यहाँ पर आ रहा है, और लंबर स्पाइन का पेन भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये हम मिस डायग्नोज कर देते हैं, ठीक है, लेटरल हिप पेन को, कि ये ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस है, क्योंकि एक यूजली यही होता है कि ट्रोकेंटेरिक बर्साइटिस का पेन जो है वो लेटरल साइड पे है, बिकॉज ट्रोकेंटर बर्सा वहां पर प्रेजेंट है। देन हमारे पास यहाँ पर भी पेन यही होता है कि यूजली इंसीडियस होता है। आप असेंड करें स्टेयर्स तो एग्रेवेट हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट पर मे बी रिड्यूस हो जाए। ग्रेटेस्ट पेन आपको होगा एट नाइट, जब आप मतलब नाइट पेन हो रहा है जब आप उस साइड पर रोल कर रहे हैं, ठीक है, अफेक्टेड साइड पर, लेट्स से राइट साइड पर आपको पेन था, अब आप राइट साइड के ऊपर रोल करके तो उस साइड पर लेटे में आपको वहां पर कंप्रेशन आ रही है, आपको पेन हो रहा है, तो नाइट पेन होगा। यहाँ पर पेल्पेट करेंगे तो आपको टेंडरनेस मिलेगी ओवर द साइड ऑफ लीजन, मतलब लेटरल साइड पे, और या इसकी वजह से इलियोटिबियल बैंड भी जो है वो भी अफेक्ट हो रहा है, वहां पर भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, बिकॉज अब ये उसको भी इरिटेट कर रहा है, ठीक है। देन आईटी बैंड फिशाइटिस आ जाता है। इसको हम शाटिका से मोस्ट कॉमनली जो है वो कर देते हैं कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस में शाटिका आ जाता है ना, तो हम कह देते हैं कि मतलब ये शाटिका का पेन है, हम नहीं देखते कि ये आईटी बैंड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है, ठीक है। आईटी बैंड फेशाइटिस क्या है कि ये फेशियल बैंड है हमारे पास, आईटी बैंड, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो रही है। अब ये ओवर यूज सिंड्रोम है, ठीक है, ओवर यूज की वजह से होती है। ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स में भी ये मोस्ट कॉमन है, जो नी ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, इसको आईटीबी फेशाइटिस बोलते हैं। इसका जो पेन होता है ना वो
लेटरल साइड के ऊपर, लेटरल सरफेस ऑफ थाई के ऊपर लिमिटेड होता है, ठीक है। मे बी बटक में जा रहा हो और नी में भी जाता है, बिकॉज उसकी अटैचमेंट नी में होती है। और अगर हमारे पास नी में ये जा रहा है और वहां पर भी ये इरिटेटेड फॉर्म में है, तो ये फिब्यूला के ऊपर से हमारे पास पास कर रही है कॉमन पिरोनियल नर्व, तो ये पिरोनियल नर्व को इरिटेट कर देगा, मे बी उसकी कंप्रेशन हो जाए, ठीक है। और वहां पर हमारे पास फिर नर्व के सिम्टम्स शो होंगे, पेरेस्थीजिया, पेन, इस तरह के, ठीक है। अब इस रिजिड बैंड की वजह से मतलब कोई इरिटेशन हो रही है, तो तब हमारे पास ये होगा। हमारे पास जनरल मैनेजमेंट है सब डिसऑर्डर्स की, क्योंकि हमने बात की थी हमारे पास यहाँ पर जो ज्यादा हिप में डिसऑर्डर्स होते हैं वो क्रोनिक नेचर के होते हैं। तो अगर एक्यूट कंडीशन आ गई, जिससे हमारे पास इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो वहां हम राइस प्रोटोकॉल यूज करेंगे, रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ठीक है। ट्रॉमेटिक कंडीशन आ गई, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन आ गई, तो वहां पर हम ये यूज करें हैं राइस प्रोटोकॉल। फिजिकल एजेंट्स यूज करें, इसमें अल्ट्रासाउंड आ जाता है टू रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, ठीक है। देन प्रोग्रेसिव आरओएम एक्सरसाइजेस हम यहाँ पर परफॉर्म करें हैं। आपने एकदम से आरओएम एक्सरसाइजेस नहीं परफॉर्म करवाना स्टार्ट कर देनी, कि अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है आप इन्फ्लेमेशन को रिजॉल्व होने देंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप आरओएम कंप्लीट करेंगे। अगर यही क्रोनिक कंडीशन के लिए यानी डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज के लिए हम कह देते हैं, तो वहां पर यही है कि हम इसी तरह अपनी जो आरओएम है उनकी वो मेंटेन रखेंगे। और प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। फिर क्रोनिक कंडीशन जिस तरह डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज आ गई, या कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि अब क्रोनिक स्टेजेस में चली गई है, एक्यूट से निकल गई है, तो वहां पर हमारा पहला काम होता है कि हम आरओएम मेंटेन करवा रहे हैं। फिर हम उससे पहले फिजिकल एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह वॉकिंग अगर हम करवा रहे हैं डेली उसमें, या होम एक्सरसाइज प्रोग्राम करवा रहे हैं, तो उससे पहले हम फिजिकल एजेंट दे रहे हैं, ताकि अगर उसकी वजह से पेन हो रहा है, कैप्सुलर टाइटनेस थी उसकी वजह से पेन हो रहा है, तो वो हमारे पास रिजॉल्व हो जाए। स्ट्रेंथ मेंटेनेंस कर रहे हैं एंड हमने रीअकरेंस को प्रिवेंट करना है। दैट्स इट।